Today's topic will be remaining issues of left-wing extremism. But before starting with the remaining issues, थोड़ा लास्ट टॉपिक का रिवीजन कर लेते हैं विद इन 2 मिनट्स सो दैट इंटरकनेक्शन बना रहे। पहला इशू जो हमने डिस्कस किया था इट वाज रिलेटेड टू डिस्प्लेसमेंट कि प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट के हिसाब से ग्रेटर देन 40% ऑफ द डिस्प्लेस्ड आर ट्राइबल्स एंड विद इन दैट 40% 70% हैव नॉट बीन रिहैबिलिटेटेड। ओके, सेकंड वाज एक्सेसिव पावर अंडर फॉरेस्ट ब्यूरोक्रेसी। ओके, हमने एवोल्यूशन ऑफ फॉरेस्ट पॉलिसीज डिस्कस किया था। As you can see from the last discussion, pre-independence and post-independence, first act work came in 1865, उसके बाद 1878, first forest policy came in 1894, then the infamous Indian Forest Act of 1927 जिसने forest officers के पास excessive power दे दिए थे। Accordingly they could decide कि minor and major forest produce क्या होता है and accordingly they can punish the people, villagers or the tribals in case they found them guilty. Okay, उसके बाद post independence era में national forest policy continued the British colonial hangover, बहुत ज़्यादा changes नहीं आए, tribals were continuously exploited। उसके बाद फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 आया जिसने एक प्रोविजन डाल दिया कि कोई भी गवर्नमेंट किसी भी रिजर्व फॉरेस्ट को अगर रिजर्व करेगी या प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट को नॉन फॉरेस्ट या एक्सक्यूज मी या फिर किसी भी फॉरेस्ट लैंड को नॉन फॉरेस्ट पर्पस के लिए यूज़ करेगी तो उसे सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी। देन केम द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी विच शिफ्टेड द फोकस फ्रॉम टिम्बर टू ट्राइबल। देन केम एफआरए जिसने लीगली एमएफपी को डिफाइन किया एंड हिस्टोरिकल इनजस्टिस को रिमूव किया। देन केम द फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2023 जिसने गोदावरमन जजमेंट जो 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने दिया था विच एक्सपेंडेड द डेफिनेशन ऑफ फॉरेस्ट, उसको रिवर्स कर दिया। सो दिस इज दैट वी डिस्कस विद रिस्पेक्ट टू एवोल्यूशन ऑफ फॉरेस्ट पॉलिसीज। देन हमने डिस्कस किया था एविक्शन फ्रॉम फॉरेस्ट अंडर फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 1980 देन 2023 एज वी डिस्कस जस्ट राइट नाउ। सो ये तीन हमने डिस्कस करा था लास्ट सेशन में। अब हम बाकी के जो इशूज़ हैं उनके बारे में बात करेंगे। सो वन थिंग दैट आई फाउंड वाइल रीडिंग ऑल दीज टॉपिक्स वाज कि इशूज़ जो होते हैं जो ट्राइबल्स के इशू हैं, अगर आपको वो इशूज़ क्लियर हैं तो नक्सलिज्म से रिलेटेड आप सारे के सारे ट्राइबल इश्यूज को कनेक्ट कर सकते हो और यू कैन पुट देम एज अ रीजन फॉर राइज ऑफ नक्सलिज्म। ओके, सो इलीगल माइनिंग इज ऑल्सो वन ऑफ द इशूज। नाउ इलीगल माइनिंग जो है वो सिर्फ ओवरऑल ट्राइबल एरिया में इन जनरल कॉन्वर्सेशन में भी नहीं आती है, वो रिलेट किया जा सकता है 5th शेड्यूल प्लस 6th शेड्यूल। अब ये क्यों समझना ज़रूरी है? PYQ, व्हेन यू लुक एट द PYQ 2023 में they asked कि Article 244 of Indian Constitution relates to administration of scheduled area and tribal areas. Now analyze the impact of non-implementation of provisions of 5th schedule on the growth of left-wing extremism. That means ये हमने पिछले सेशन में भी बात की थी कि आर्टिकल 244(1) इज नथिंग बट 5th शेड्यूल एंड आर्टिकल 244(2) इज नथिंग बट द 6th शेड्यूल। नाउ ये जो दोनों प्रोविजंस हैं, 5th शेड्यूल इज एप्लीकेबल इन 10 स्टेट्स एंड 6th शेड्यूल इज एप्लीकेबल इन 4 स्टेट्स। अब इन 14 स्टेट्स में जब ये प्रोविजंस प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट नहीं होते हैं तो ट्राइबल्स की ये ट्राइबल के राइट्स, कस्टम्स एंड बेसिकली उनके जो रिसोर्सेज हैं, व्हाट आर दोज रिसोर्सेज? लैंड, फॉरेस्ट एंड वाटर, दैट इज नथिंग बट जल, जंगल, जमीन। इसी के अंदर हम ये सारे इश्यूज डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो जब ये प्रोविजंस प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट नहीं होते हैं दिस रिजल्ट्स इन ग्रीवेंस अगेंस्ट द गवर्नमेंट। और ये ग्रीवेंस अगर गवर्नमेंट हैंडल नहीं करती है प्रॉपर्ली तो उनके पास जो ऑल्टरनेट ऑप्शन बचता है वो बचते हैं नक्सल्स। अब जब ये ट्राइबल्स नक्सल्स के पास जाते हैं तो नक्सल्स प्रोवाइड देम विद आइडियोलॉजिकल सपोर्ट, दे प्रोवाइड देम विद आर्म्स एंड एम्यूनिशंस टू सपोर्ट देयर गोल एंड देयर गोल इज व्हाट? द वायलेंट ओवरथ्रो ऑफ द प्रेजेंट गवर्नमेंट, राइट। अब जो ट्राइबल्स होते हैं ये उनकी आइडियोलॉजी में इन्वॉल्व हो जाते हैं एंड दिस गिव्स राइज टू द नक्सलिज्म। सो ये जो सवाल है 2013 में इसने यही पूछा है कि आर्टिकल 244 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब इसका इंप्लीमेंटेशन नहीं होता है प्रोविजंस के, स्पेसिफिकली 5th शेड्यूल दैट इज 244(1), ये ग्रोथ ऑफ लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को कैसे प्रमोट करता है। सो टू बी एबल टू अंडरस्टैंड नक्सलिज्म आपको आर्टिकल 244(1) दैट इज 5th शेड्यूल के प्रोविजंस के भी आइडिया होने चाहिए। एंड इफ दे आर नॉट बीइंग इंप्लीमेंटेड प्रॉपर्ली दैट मीन्स ट्राइबल के राइट्स एंड कस्टम्स, इनका प्रोटेक्शन अलॉन्ग विद द रिसोर्सेज ऑफ ट्राइबल्स ये नहीं होता। अगर ये नहीं होता तो ग्रीवेंस आएगा, ग्रीवेंस आएगा तो नक्सल्स के पास जाते हैं जो आइडियोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, दैट लीड्स टू वायलेंस रिलेटेड टू नक्सल एक्टिविटीज। ओके, but this is the interconnection that we were discussing about, but let's come back to the original illegal mining। अब ये illegal mining क्यों होती है? उसका रीजन है अंडर आर्टिकल 5th, अंडर आर्टिकल 244(1) and 244(2), 5th and 6th schedule allows the tribals to manage their own resources, right, and उनके own resources are lands only, but LARR which came in 2013 as we discussed in last time, अगर कोई भी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट
बनाना है तो गवर्नमेंट लैंड ले सकती है किसी भी लैंड ओनर के विदाउट उनके कंसेंट के। तो जब ट्राइबल का लैंड विच इज फुल ऑफ मिनरल्स, फॉरेस्ट प्रोड्यूस, जब उनसे वो लैंड लिया जाता है विच इज़ देयर ओनली सोर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, एज दे आर नॉट वेरी मच एजुकेटेड, so they are not left with any other employment opportunity but to get involved in illegal mining activities despite the land being their own resource. ओके, अब जब ये लैंड एक्वायर किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, ओके, तो जब गवर्नमेंट ये लैंड एक्वायर करती है तो उसमें माइनिंग भी होता है। एंड अंडर आर्टिकल 163 जो गवर्नर को एक डिस्क्रेशनरी पावर देता है टू डिसाइड अपॉन कि हाउ मच रॉयल्टी शैल बी शेयर्ड बिटवीन द ओनर and the tribals in the 6 schedule areas. So this is a provision in the constitution which gives the governor the power to decide upon how much royalty that shall be shared with tribals living in that area जिसका भी resource that is land has been taken for mining activities, so that उस area में economic development किया जा सके, क्योंकि अगर economic development होगा तो grievances कम होंगे, and as we discussed अगर grievances कम होंगे तो there will be less chances that Naxal can enforce their ideologies upon the tribals. So that is why it becomes very important to ensure a proper legal mechanism to have equitable benefit sharing of the resources that are actually owned by the tribals. So this is one of the biggest issues. Now understanding the legal mining is also important because in 2013 there was one question that was asked, what are the consequences of illegal mining? Now this came in GS paper 3 and the dimension was environment only, but by understanding, if you have a clear understanding ki illegal mining, how it leads to what tribal uprising, that is interaction with Naxalism and Naxal violence. So one point, just one point you can include and relate it to Naxalism. Focus shall not be on Naxalism if question is asked in this way, but this gives the examiner of unique perspective that you have not studied GS paper 3 in isolation, giving you the advantage over the others. So this is also very important for you to understand how to interconnect each topic with the other topics. The next issue is related to FRA. Individual forest rights and community forest rights claims they are either rejected or not recognized. Now what does this mean? FRA was implemented in 2006 to do what? To do away with the injustice that was historically done to tribals living in the forest areas. Now there are multiple provisions within the FRA, but right now that is not our concern, but still one needs to understand how it is connected to the Naxalism. So इंडिविजुअल फॉरेस्ट राइट एंड कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि ट्राइबल्स में इंडिविजुअल ओनरशिप का कंसेप्ट एग्जिस्ट नहीं करता था लैंड का, जब तक ब्रिटिशर्स नहीं आए। बट जब ब्रिटिशर्स आए तो लैंड ओनरशिप का कंसेप्ट आ गया विद इन द ट्राइबल्स इटसेल्फ। सो ट्राइबल्स वर रूटीनली, उनको अपने ही लैंड से निकाला जाता था एंड डिस्प्लेस किया जाता था एंड नॉट प्रॉपर्ली रिहेबिलिटेट किया जाता था एज वी डिस्कस्ड। सो FRA ब्रॉट टू कंसेप्ट IFR एंड CFR, allowing an individual tribal to own a land up to 4 hectare and the community forest right the common resources which belong to everybody. Now अगर कोई ट्राइबल किसी लैंड पे सालों से काम कर रहा है, ओके, तो अब उसके पास कोई डॉक्यूमेंट तो एग्जिस्ट करते नहीं है। अगर डॉक्यूमेंट एग्जिस्ट नहीं करते हैं तो हाउ कैन अ पर्सन कैन क्लेम दैट ये लैंड उसका है? ओके, देयर इज नो वे दैट ही कैन प्रूव, एंड ये बन जाता है इशू जिसके थ्रू गवर्नमेंट डिनाइज देम द लैंड ओनरशिप। बिकॉज ट्राइबल्स में कंसेप्ट तो ये एग्जिस्ट करता है कि अगर यू आर लिविंग हियर फॉर जनरेशंस, तो जो नियर बाई विलेजर्स हैं वो डिसाइड करते हैं कि इफ द पर्सन इन हिज फादर ग्रैंडफादर हैव बिन कल्टिवेटिंग द फील्ड फॉर जनरेशन, दिस लैंड बिलोंग्स टू दिस पर्टिकुलर फैमिली। नाउ टू इंश्योर दैट यू डू नॉट गेट एविक्टेड, अगर एविक्शन से बचना है तो यू विल हैव टू क्लेम दैट दिस लैंड बिलोंग्स टू यू, बट यू कैन नॉट डू सो बिकॉज द गवर्नमेंट इज नॉट रिकॉग्नाइजिंग दैट दिस लैंड बिलोंग्स टू यू बिकॉज यू डू नॉट हैव एनी डॉक्यूमेंट। तो अब क्या सोल्यूशन है? अब tribals are not educated, do not have financial resources. If they are not educated, do not have financial resources, not aware about their rights under constitution
or law that is being made. So what options do they have? They have only one options, which even they do not know, but this is being told to them by the Naxals. Okay, we will provide you the financial support so that you can get your land back. So this leads to further increase or growth of Naxalism in tribal areas. So when the tribal goes to the government, either they are not recognizing their claims or they are rejecting their claims, stating they do not have proper documents. So this results into disenchantment towards the government, causing them to incline more towards the Naxalism. The next big issue is land alienation. अब land alienation कब होता है? As we discussed again, when the government is acquiring the land from the landowners or the tribals, and the government acquires land for three purposes, either for government project, PPP project और private project, right? और जब भी गवर्नमेंट लैंड ओनर से लैंड एक्वायर करती है तो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के लिए कोई कंसेंट की जरूरत नहीं, पीपीपी प्रोजेक्ट के लिए 70% कंसेंट एंड प्राइवेट प्रोजेक्ट के लिए 80% कंसेंट. सो जब गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के लिए कोई कंसेंट नहीं लिया जाता है, ठीक है, अब दीज प्रोविजंस आर गिवन अंडर LARR एक्ट ऑफ 2013. अब इसमें ये भी बोला गया है कि चाहे कोई भी प्रोजेक्ट के लिए लैंड एक्वायर हो रहा है, उसके लिए मैंडेटोरी रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट करना पड़ेगा, अलॉन्ग विद दैट कंपनसेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा. अब जो कंपनसेशन होगा वो रूरल लैंड के लिए 4 टाइम्स मार्केट वैल्यू देना पड़ेगा. अब इनमें से जब कुछ भी नहीं होता है, ठीक है, अब ये तो गवर्नमेंट के प्रोसेस है जिसके थ्रू लैंड एलिनेशन हो रहा है. दिस इज वन डायमेंशन दैट वी डिस्कस्ड लास्ट टाइम. द सेकेंड डायमेंशन इज व्हेन प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर और जमींदार दे एक्वायर द लैंड फ्रॉम ट्राइबल्स. और ये क्यों होता है? एज वी डिस्कस्ड कि जो ट्राइबल्स होते हैं दे आर नॉट एजुकेटेड. इफ दे आर नॉट एजुकेटेड दे डू नॉट हैव मच एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी. एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी अगर नहीं होती है तो वो दूसरे के लिए काम करते हैं. बेसिकली जो जमींदार होते हैं उनके फील्ड में, राइट, दे वर्क एज अ टेनेंट. नाउ जब वो काम करते हैं तो वहाँ से तो वो इनकम अर्न कर रहे होते हैं, प्लस वो अपनी फील्ड में भी काम करने के लिए लोन लेते हैं फॉर सम इनपुट. अगर किसी साल फसल खराब हो गई या हार्वेस्ट प्रॉपर नहीं हुआ या मार्केट रेट डिक्लाइन हो गए, ठीक है, तो जो भी उसने लोन लिया था अब वो उसके चुका पाना मुश्किल हो जाता है. तो जब चुका पाना मुश्किल हो जाता है तो उसको अपना लैंड जमींदार को गिरवी देना होता है. तो उसका जो बचा कुचा लैंड है वो उससे भी हाथ धो जाता है. और जो जमींदार की फील्ड में काम कर रहा होता है वहाँ भी उसको बेगारी करनी पड़ती है वो लोन को चुकाने के लिए. दस लीडिंग इनटू व्हाट? लैंड एलिनेशन एंड अलॉन्ग विद दैट बेगारी. बेगारी इज नथिंग बट की वर्किंग विदाउट पेमेंट एंड समटाइम्स it also leads to what? It leads to forced labor, which is prohibited under Article 23 of the Constitution. So here also you can mention about the Article 3 in a way that does not deviate from the topic. So this is the interconnection. That is something I found while reading these topics. So it talks about land alienation by zamindars, money lenders, private contractors. This is what we discussed. Poor law enforcement, that is LARR 2013, no proper R&R plus compensation to prohibit land transfer from tribal to non-tribal. This is with respect to the law. But fifth schedule also provides the power to the governor to prohibit, right, to prohibit the transfer of land from tribal to non-tribal. This is the most important provisions of the fifth schedule. Why is that? Because this allows that tribal का जो land है वो tribal के पास ही रहे और कोई भी outsider इसको acquire ना कर पाए. और ये पावर किसके पास है? गवर्नर ऑफ द स्टेट के पास, हु कैन इंश्योर दैट दिस हैपेंस. बट दिस इज ऑल्सो नॉट बीइंग डन प्रॉपरली, राइट? हाउ? छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने 2022 में पीसा रूल्स अनाउंस किए. अब उस पीसा रूल्स में सबसे बड़ा चेंज ये था कि जो कलेक्टर है, दैट इज योर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, उसके पास फाइनल पावर है टू डिसाइड अपॉन वेदर अ लैंड कैन बी टेकन फ्रॉम ट्राइबल और नॉट. राइट? अर्लियर इट वाज ट्राइबल्स जो डिसाइड करते हैं कि वेदर दे वांट टू गिव देयर लैंड टू अदर पार्टी और नॉट. बट छत्तीसगढ़ का 2020 पीसा रूल्स जो है उसने फाइनल पावर एंड अथॉरिटी किसके हाथ में दे दी? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर. नाउ दिस कंप्लीटली गोज अगेंस्ट द प्रोविजंस ऑफ फिफ्थ शेड्यूल, right, which is there in your constitution and which protects the rights of tribals. And if this happens, there is discontent and rest everything is same, leads to Naxalism. Now the last issue is non-fulfillment of post-independence land reforms promises. Now what were the post-independence land reform promises? Land ceilings were to be decided and enforced. Land consolidation was to be done. Tenancy reforms was also promised.
Okay, and last is abolition of intermediaries. This is most important to understand. And why is that? Because in every few years they ask question regarding land reforms. If you see in 2013, that is what they asked: relationship between land reforms, agricultural productivity, and elimination of poverty in Indian economy. Discuss the difficulties designing and implementation of agricultural friendly land reforms in India. Now, land reforms which were promised and what happened, whether they worked or not, and what issues were there, and how this connects to your Naxalism. This we will discuss tomorrow. Till then, go through what we discussed and let's meet tomorrow.